नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये भारतीय अवाम ताकत दल अर्थात और मैं ये YouTube के प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारे मुल्क भारतवर्ष और अपनी आवाम के मुतल्लिक जितने भी विषय हैं, मुद्दे हैं और जो कि इस विकट स्थिति में हमारे लोग फंसे हुए हैं, हमारा मुल्क भी आंतरिक रूप से बहुत असुरक्षित है। इन विषयों को इससे संबंधित जितने भी विषय हैं, मुद्दे हैं, वो अन्य स्रोतों से जानकारी हासिल करके आप लोगों के समक्ष वो रखे जाते हैं कि आप भारतीय भाई बहन उससे अवगत हों। और उसमें सबसे बड़ा जो है कि ये जो गांधी नेहरू जो कि इन JNPC वालों ने दो सुरमा वो बना रखे थे, इनकी असलियत को जानना हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन के लिए जरूरी है और मेरा फर्ज भी बनता है कि एक जो है जो देश के प्रति वफादारी, अपने अवाम के प्रति वफादारी का तकाजा यही है कि हम तकाजा कि हम जो है यानी कहीं से भी विभिन्न स्रोतों से भी वो जानकारी इकट्ठा करके कम से कम ये दो सुरमा जिनको JNPC वालों ने बना रखा था, अपने राष्ट्र भारतवर्ष के से संबंधित इनकी असलियत क्या है, चूंकि इनके भ्रमजाल में फंस करके और जो उनकी करतूतें हैं उनको जो ढका गया और उनके कारण जो है वो देश बड़ी विकट स्थिति में तभी से फंसा हुआ है, जबकि देश में काबिलियत बहुत है। वो सारी काबिलियत जो है वो नष्ट हो जा रही है। तो हमारा ये एक कर्तव्य बनता है, यदि मैं अपने राष्ट्र के प्रति अपने राष्ट्र भारतवर्ष के प्रति वफादारी की बात करता हूँ, मैं अपनी आदरणीय भारतीय अवाम के प्रति वफादारी की बात करता हूँ, तो उसका तकाजा है कि हम कम से कम अपनी अवाम को, अपने आदरणीय भारतीय अवाम को जो विषय है उससे मुतालिक जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सभी जो है हम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समक्ष रखें और उनको इस विकट स्थिति से
इस विकट स्थिति के दलदल से बाहर निकालें। तो इसी संबंधित जो है मेरा प्रयास है ये। और इसकी गूंज जो है लगभग जो खबरें हैं उसके अनुसार इसकी गूंज हर राजनीतिक दल के पास पहुंच रही है। हर प्रमुख मुख्य जो है वो जो मुख्य राजनेता के पास ये पहुंच रही है। ये खबर है हमारी आवाम के पास भी पहुंच रही है, वो इसको महत्व दे रही है। अब देखिए हमारी आवाम के प्रति, जो आवाम वास्तव में हमारे देश के प्रति चिंतित है, अपने भारतीय भाई बहनों के प्रति चिंतित है, वो चिंता व्यक्त कर रही है। और खास करके उन तबकों में यही सोचने वाली बात है। और ये खुशी की बात है कि उन तबकों में जहां पर अपने ज्ञान स्तर को उठाने का, इतना ज्ञान प्राप्त करने का और ये अवसर उनको नहीं मिला है, फिर भी जो बातें मैं रखता हूं, हालांकि थोड़ी सी वो बौद्धिक स्तर की होती हैं, फिर भी इसके मर्म को वो समझ लेती हैं और हम क्या कहना चाहते हैं उसके सारांश को समझ जाती है अपनी आदरणीय भारतीय आवाम। लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो बौद्धिक वर्ग है, इसकी बात को समझते हुए भी इसको आज पता नहीं क्यों इसको तरजीह देने को तैयार नहीं है और बाधा जो है यहीं से उत्पन्न हो रही है। लेकिन हमारा निवेदन सभी से है, बौद्धिक जो बौद्धिक वर्ग कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनसे भी है, और जिन तबकों में कुछ एक मानसिक बाधा के चलते इसको महत्व नहीं दे पा रहे हैं, उन भारतीय भाई बहनों से भी आग्रह है कि आप कम से कम मुल्क को महत्व दीजिए और उसके महत्व को अप्रिशिएट करिए। और जब देश ही नहीं रहेगा तो ये तामझाम जो कैसे रह पाएगा, और ये सब बेकार है। और इतना सत्य जानिए कि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे मुल्क के लिए बिल्कुल नुकसानदेह हैं, और जो कि कई रूपों में, कई तरह से करीब 2.5 साल से, और इसमें हमारे करीब मैं समझता हूँ कि 800 के आसपास वीडियो जारी हो गए हैं, उनमें यही बताया गया है। और देखिए जब ये बताया जाता है कि भाई ये राजनीतिक जो इस समय जो राजनीतिक दल हैं वो हमारे समाज के लिए खतरनाक है, हमारे मुल्क के लिए खतरनाक है, तो इसका मतलब नहीं है कि हमारा देश जो है देशभक्तों से खाली हो गया। वो हैं लोग, चिंता करने वाले हैं लोग, इनसे बहुत बेहतर लोग हैं। लेकिन जो इन्होंने इस तरह से पूरा जाल बिछा रखा है उसमें वो चाह करके भी जो है वो जो है उनकी असमर्थता है। इसलिए इस चुनाव वगैरह में इतना धनबल, बाहुबल और तिकड़म, झूठ का इतना पूरा ये अंबार है, पूरी दुनिया इसमें वो बसाई गई है कि वो लोग जो है उनकी हिम्मत छूट जाती है। तो भारतीय जनता ताकत दल का कर्तव्य यही है कि इस पूरे यानी जो काली जो छाया है जो इन सबों ने बना रखी है, जो है ये इसमें के जितने भी वो राजनीतिक दल हैं उसको हटा करके एक स्वस्थ वातावरण जिसमें कि हर एक भारतीय भाई बहन दूसरे से मोहब्बत करे, उसकी इज्जत करे, और कोई भेदभाव ना हो, कोई फर्क ना हो, कोई नफरत ना हो, तब जो है कोई भी भारतीय भाई बहन उसमें काबिलियत है कि क्षेत्र में आकर के बाकायदा सारी चीज़ों का अध्ययन करके, स्टडी करके वो देश हित में जो कोई भी नीति है या राजनीति है वो चला सकता है और अपनी आवाम की
एक स्वस्थ तरीके से खिदमत कर सकता है, देश के काम आ सकता है, तमाम उसकी संभावनाएं इस तरह की वो खुल सकती हैं। लेकिन ये जो काली छाया है, जो काले अंग्रेजों के द्वारा फैलाई गई है, जो कि सिर्फ देश में भेद विभेद, तनाव, नफरत, हिंसा और झूठ और अफवाह के आधार पर जो है वो चलाई जा रही है, यह मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसको समझने की आवश्यकता है। तो इसी संबंध में अब ये भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों को आगाह कर रहा है। तो बताया जा रहा था कि इस वीडियो की, भारतीय अवाम ताकत दल की इस तरह की वीडियो की गूंज जो है हर जगह पहुंच रही है, और खास करके जितने भी राजनेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, जो मुख्य नेता हैं और जो भी कार्यकर्ता वगैरह हैं, सबके पास ये पहुंच रही है इसकी गूंज, मैंने लोग देखते भी होंगे। वो पार्टियां एक शब्द नहीं कर रही हैं कि नहीं साहब, जो आप कह रहे हैं ये मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। जरा इस पर आप लोग गौर करिए। एक शब्द नहीं कर रहे हैं कि ये मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। अधिकांश पार्टियां सिर्फ इस माने उनमें जो आंतरिक डर है कि यदि इस तरह का वातावरण आ गया तो फिर उनकी जो मैंने देश को देश से छल कपट करने वाली, देश के साथ धोखा करने वाली और देश को लूटने वाली जो उन्होंने तंत्र बना रखा है, और जो उनकी दुकानें हैं, उन दुकानों का क्या होगा। तो ये सोच करके सिर्फ धमकी, आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको विश्वास बने, सिर्फ धमकी, वो भी धमकी जो लहजा, जो अल्फाज, जो गुंडे और मवालियों का, माफियों का, उस लहजे में धमकी। यानी एक भी अब इसी से आप सब समझ जाइए कि यानी जो भारतीय जनता दल के जो वीडियो है सिर्फ अपनी आवाम से मुतल्लिक और अपने मुल्क से मुतल्लिक बातें कही जाती हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन यह उनके लिए अपने अस्तित्व का खतरे के रूप में देखती हैं, और सिर्फ धमकी। वो कहते होंगे कि हमारे वो नेहरू को और गांधी को गद्दार क्यों कहते हैं। खुद बताएं कि वो गद्दार क्यों नहीं है। जितने तथ्य इसने कम से कम 8 से वीडियो के द्वारा भारतीय जनता दल ने रखा है, वो खुद सामने आके बताए ना कि मोहनदास करमचंद गांधी गद्दार कैसे नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जो है इस मुल्क का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार कैसे नहीं है, बताए ना। लेकिन यह नैतिक साहस उनके पास नहीं है। सिर्फ सहारा लेते हैं जैसे वो अपराधी होते हैं, और वो भी गैंगस्टर टाइप के अपराधी, दादाओं और माफियों वाली भाषा में धमकी। तो इसी से हमारी आदरणीय भारतीय अवाम इनको समझ जाए कि इनका असली फितरत चरित्र क्या है। और कुछ बोलते हैं कि हमारे सनातन का क्या होगा, हमारे योगी का क्या होगा, हमारे मोदी का क्या होगा। अरे भाई, ये पूरा देश जो है योगी मोदी के लिए नहीं है, ये अपनी आवाम के लिए है। कितने योगी आएंगे, मोदी आएंगे, एसपी सिंह आएंगे जाएंगे, चिंता करनी है अपनी आवाम की। और जहां तक कि सनातन का क्या होगा, तो मेरे भाई सनातन हो चाहे अपना हिंदू आस्था हो, चाहे हमारा इस्लाम आस्था या पंथ हो, या ईसाई आस्था या पंथ हो, या सिख आस्था या पंथ हो, इसको कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन एक शर्त है, ये तभी महफूज रहेगा जबकि हमारा मुल्क महफूज रहेगा। तो मुल्क की सोचिए, ये सब अपने आप जो है सुरक्षित हो जाएंगे। आप सिर्फ सनातन, और शायद हमको तो आशंका कि जो सनातन कहते भी हैं, उनका मंसूबा कुछ और है। ऐसे लोग
सनातन के न तो रक्षक हो सकते हैं और न तो उसके प्रतिनिधि की कोई पात्रता रखते हैं। दोनों बात क्या मानते हैं कि जो वो पुष्पेंद्र कुल से जो घृणा फैलाता है किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से, वो हिंदू सनातन जो हमारी इतनी उच्च परंपरा है, उच्च सांस्कृतिक विरासत है, इतनी बड़ी आस्था है और इतना बड़ा पंथ है, उसके दर्शन है, उसका रक्षक या उसका प्रतिनिधि बनने का कि कोई भी पात्रता वो पुष्पेंद्र कुल से रखता है, जो कि हमारा हिंदू दर्शन कहता है कि अपने ही बराबर सारे पंथों का आदर करो। लेकिन हमेशा जो है इसी सिद्धांत का बिल्कुल लगातार वो इसी का उल्लंघन करता रहता है, हमेशा आक्रमण करता रहता है वो दूसरे पंथों का। हमने तो कई बार कहा कि भाई मान लीजिए कुछ कुरीति है तो उन कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। हमारा वही इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन यदि उसको ठीक से समझाए या कुछ कुरीतियां हैं उसको वो दूर कर लेगा। लेकिन जहां तक पंथ का सवाल है, सभी पंथ बराबर हैं, सभी पंथ सम्माननीय हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं करना चाहता, बराबर आक्रमण करता है। उसके आक्रमण से हमारे देश में नफरत फैलती है, हमारा भारतीय समाज कमजोर होता है। लेकिन ये मंसूबा जो है हमारे देश विरोधी ताकतों का है, इस जीएनपीसी का है, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस कांग्रेस का है, जो कि हमेशा इस देश को कमजोर ही रखना चाहती है। और यह मंसूबा वामदलों का भी है। तो वो भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि यदि ठीक से उसकी जांच कराई जाए कि कहां से उसको समर्थन मिल रहा है, कहां से उसको पैसे मिल रहे हैं, कहां से उसको फंडिंग मिल रही है, इसकी जांच कराई जाए तो पूरी आशंका है भारतीय अवाम ताकत दल को और मुझे भी कि निश्चित है कि वो जिस तरह से फंडिंग पा रहे हैं वामदल वाले, जिस तरह से फंडिंग पाती है ये जीएनपीसी चीन से। चीन हमेशा भारत को, देखिए, चीन हमेशा भारत को अंदर से कमजोर करना चाहता है। सन 1962 में जो भारत हारा है, ये उसी सिद्धांत पर हारा है। एक बार वो अजीत डोभाल जो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, अजीत डोभाल, उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात कही थी, अब बहुत हकीकत वाली बात कही थी कि जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं भारत के साथ, कोई भी भारत से जीत नहीं पाया है, हम अपनों से हारे हैं। तो ठीक उसी प्रकार 1962 में भारत हारा नहीं है, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने हरवाया है। ये देश जान ले कि भारत जो है दुनिया में किसी से भी नहीं वो हार सकता। और वही गद्दार जवाहरलाल नेहरू जब हटा, शास्त्री जी आए, भारत ने अपना शौर्य वो दिखा दिया। तो 62 में भारत नहीं हारा है, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने भारत को हरवाया है। ये है तो चीन को यह भी मालूम है कि भारत को सीधी लड़ाई में वो भारत को जीत नहीं सकता। ये वो यथार्थ है। तो भारत को जीतने के लिए जो दूसरा हथकंडा है कि चीन भारत के अंदर भारत को कमजोर करने के लिए भारत के दुश्मन पैदा करो, जो है वो पैसा दे करके। तो पहला दुश्मन कौन है? ये वामदल। अब वामदलों की पैठ जो है बहुत अंदर तक है, जान लीजिए, वामदलों की पकड़ बहुत अंदर तक है। ये जितने भी यूनियन हैं, सर्विस यूनियन, फैक्ट्रियों के यूनियन, उनमें इनकी पकड़ है। मैंने कई बार मैंने जो यूनियन के जो लीडर्स हैं दूसरे, मैंने कहा कि इस कम्युनिस्ट पार्टी के विषय में आप जानते हैं कैसा? मैंने कि भाई ये चीन से फंडिंग लेकर हमारे मुल्क को कमजोर करने का एजेंडा वो चला रही है। कितने लोगों ने विश्वास ही नहीं किया है। कैसा? हमको तो ये पता ही नहीं। तो मतलब ये पता करिए,
और मैंने कहा कि और यदि पता हो जाए तो बताइए हमको। तो कहा साहब हमारा ऊपर का जो नेतृत्व है वो इस पर वो बात ही नहीं करता। तो यही हाल जो है जेएनपीसी का भी है। जेएनपीसी के कार्यकर्ता जो निचले स्तर के हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि राहुल गांधी जो है वो कितना बड़ा गद्दार है, मुल्क के साथ कितनी बड़ी गद्दारी करता है। तो वही बात मैं बता रहा था कि चीन ये जानते हुए कि वो भारत से सीधी लड़ाई में जीत नहीं सकता, तो वो भारत को कमजोर करके ही जो है वो जीत सकता है। भारत को कमजोर करने के लिए वो फंड देकर, पैसे देकर तमाम एजेंसियां क्या समझते हैं कि जब मीडिया में भी कई मीडिया चीन से फंडेड, चीन की ही बात करते हैं। और यदि आपको पहचानना हो तो जैसे एनडीटीवी पूरा जो है इस देश को कमजोर करने के लिए वो चीन का एजेंडा चलाता है, लेकिन बड़ी सफाई से, कोई बहुत सफाई से देखे तब। और जो प्रिंट मीडिया में द हिंदू अखबार, अब द हिंदू अखबार की शरारत, उसकी चाल, उसकी तिकड़म जरा देखिए कि वह इतनी अच्छी अंग्रेजी लिखता है, इतने अच्छे अंग्रेजी वाला जो एडिटोरियल और संपादकीय और उसके आर्टिकल्स, उसके कॉलम्स और लेटर्स टू एडिटर इत्यादि भी लिखता है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जो है काफी सामग्री लाता है, कुछ उसका दिन फिक्स है, बृहस्पतिवार या शनिवार, इस टाइप से। तो सिविल सर्विसेज आईएएस की तैयारी करने वालों का सबसे चहेता पेपर है, ये मैंने कई बार बताया। इसलिए आईएएस या ब्यूरोक्रेसी में इसी मानसिकता वाले हिंदू वाले मानसिकता, हिंदू माने कम्युनिस्टों का, कम्युनिस्ट माने चीन परस्त, तमाम जो है सिविल सर्विसेज जो वाले या ब्यूरोक्रेसी में वो घुसे पड़े हैं। हमारी जो उच्च न्यायपालिका है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इसमें भी चीन परस्त के एजेंट हैं उसमें। वैसे तो उच्च न्यायपालिका में जेएनपीसी ने तमाम अपने तत्वों को, अपने एजेंटों को भर रखा है। और जब से ये कॉलेजियम सिस्टम आया है तब से उन्हीं के अंडे बच्चे ही मैंने कुछ अफवाह छोड़ दिए, कुछ अफवाह को छोड़ करके उन्हीं के अंडे बच्चे उसमें घुस रहे हैं और आगे वो प्रमोट होते, एलिवेट होते आगे वो पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार से चीन जो है भारत को कमजोर करना चाहता है। और तो मीडिया हो गया, और मीडिया में दोनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपका प्रिंट मीडिया, बौद्धिक वर्गों में भी, पत्रकारों में भी तमाम उसकी पैठ है। तो उन्हीं में से ये पुष्पेंद्र कुलशेठ भी हो सकता है कि भारत को अंदर से कमजोर करना है। भारत को अंदर से कमजोर करने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो नफरत फैलाना। और नफरत कैसे आप फैला पाएंगे? आप दूसरे पंथों पर आक्रमण करेंगे। तो निश्चित ये यदि ठीक से जांच कराई जाए, ये जो पुष्पेंद्र कुलशेठ है, इसीलिए तो भारतीय जनता दल सरेआम बोलता है ये बहुत खतरनाक किस्म का गद्दार है। इसको हमारे जो हिंदू सनातन आस्था वाले जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, कदापि इसको हिंदू सनातन का प्रतिनिधि या उसका रक्षक बिल्कुल न समझें। यह निश्चित रूप से चीन की फंडिंग पर भारत को अंदर से कमजोर करने के लिए नफरत फैलाने का इसने जो है ये धंधा ले रखा है, ठीका इसने ले रखा है। ये उसी धंधे को, उसी एजेंडे को ये चला रहा है, ये पुष्पेंद्र कुलशेठ जैसे लोग। और इसी प्रकार हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये समझे कि जो ये दीपक त्यागी है, और दीपक त्यागी है जो कि
अब मैंने अब उस अपराध से बचने के लिए, अब अपराध मतलब कि लोग उसको अपराधी न समझे, मतलब उसको अपराधी न समझे, तो उसने वो चोंगा वोंगा पहन करके वो बाबा बन गया, वो बन गया यति नरसिम्हानंद सरस्वती बन गया, लेकिन है वो अपराधी। इसीलिए वो धर्म संसद में चला जाए, कहाँ चला जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश में नफरत फैलाने वाले बहुत बहुत घिनौने और घातक किस्म के एजेंट हैं, और ये सब निश्चित है कि विदेशी फंडिंग के बगैर ये जो ऐसा समझ नहीं होता। अब विदेश के मतलब कि बाकी और मुल्क यानी कनाडा से, फ्रांस से और अमेरिका से तमाम इस तरह की एजेंसियां हैं जो भारत को अंदर से कमजोर करने के लिए दिन रात वो लगी हुई है। तो उन्हीं में ये सब हैं, आपके यति नरसिम्हानंद और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, और उधर से भी हमने कि सब इधर हैं, उधर से भी जितने भी ये इस्लाम आस्था वाले हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो इस तरह से कट्टरवादियों के रूप में और हिंसक तत्वों के रूप में जो है, वो भी देश विरोधी तत्व हैं। उनको भी फंडिंग मिलती है विदेश से कि भारत में जो नफरत फैलाओ, भारत को अंदर से कमजोर करो। तो हमारे आदरणीय भारतीय अवाम इनसे सावधान रहे। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो मैंने दीपक त्यागी से, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ से, तौकीर रजा से, शफीकुर रहमान से, टीएस हसन से, और उसी प्रकार जो है असदुद्दीन जो ओवैसी, लोग बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो वो है 10 साल 15 साल पहले उसके पास कुछ नहीं था, आज पता नहीं कहां से उसको 15,000 करोड़ का वो मालिक हो गया। इसकी जांच होनी चाहिए कि कहां से उसको पैसे आए, क्यों आए। शायद इसीलिए देश में नफरत फैलाने के लिए। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, ये सब कुछ जो है मोदी जी के शासनकाल में चल रहा है। मैं जब ये सवाल उठाता हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे जो सवाल उठाते हैं तो मोदी जी कहां तक ठीक कर रहे हैं। अरे भाई 8 साल बहुत होता है, और ठीक करने के लिए एकाध 2 साल ही काफी होता है, बशर्ते आपकी मनसा वैसी हो तब। ये बीजेपी वाले राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं, और सारे इनकी करतूतें जो हैं राष्ट्र विरोधी। पहली इनकी राष्ट्र विरोधी करतूत यह है कि देश विरोधी ताकतें इन रूपों में अभी ये बताया गया ना कि राजनीतिक दलों के बीच में भी हैं, मीडिया के रूप में भी हैं, पत्रकारों के रूप में भी हैं, खान मार्केट या लुटियन गैंग के रूप में भी है, और जो है बौद्धिक वर्ग के रूप में है। इनका माने भारतवर्ष की पावन धरती से समाप्ति करना जो है देश के लिए जरूरी है। लेकिन ये देश विरोधी इनकी कृति यह है कि इनको समाप्त करने के बजाय इनको शह दे रहे हैं, और इनको पाल रहे हैं। एनडीटीवी को पाल रहे हैं, और उसी तरह आज तक को पाल रहे हैं, एबीपी न्यूज को पाल रहे हैं, द हिंदू अखबार जो शुद्धता कम्युनिस्टों का है, वाम दलों का, उसको पाल रहे हैं। सबको पाला जा रहा है। और जब मैं पाला जाकर करूँ कि हर तरह से तमाम विज्ञापन मिलते हैं सरकारी, तमाम लोग बीजेपी के लोग उसको इंटरव्यू देते हैं। इनकी वो क्या कहना है, इनके कार्यक्रमों में बिल्कुल खुशी सर भाग भी लेते हैं। कौन? देश विरोधी ये मीडिया, जो छुटभैया किस्म के जो मीडिया हैं, जैसे कि दिवायर, कारवां, द प्रिंट, द क्विंट, जो कि यानी हमारे भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के मीडिया से मिलकर के फिर वही झूठी कहानी, आधारहीन और कहानी रच करके भारत को बदनाम करना, और भारत को अंदर से, भारत की आर्थिक प्रगति को रोकना, और भारत को अंदर से कमजोर करना।
तो ये सारी जो देश विरोधी ताकतों को जिनको कि नष्ट करना चाहिए, जिनको नष्ट में नाबूद करना चाहिए, जिनको बेदम करना चाहिए, जिनको पंग करना चाहिए, ये मोदी महोदय उसको पाल रहे हैं। ये सबसे बड़ा उनका राष्ट्रद्रोह है। और बाकी चीजों पर पाखंड, तो चूंकि बोलते बोलते ये एपिसोड कुछ लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको प्रेम से देखते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये लंबा ना हो। अब जैसे जैसे मान लीजिए ये अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव को पूरा देश के लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव एक नंबर का झूठा है, झूठ ही बोलता है। हमने बताया था ना कि जब ये मुख्यमंत्री था, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री था, तो उसके वक्त में एक पत्रकार की हत्या हुई थी, और पत्रकार शायद उसी क्षेत्र का था जो मुरादाबाद अमरोहा वाला क्षेत्र है। और चूंकि पत्रकार था, हत्या हो गई, तो ये अखिलेश यादव महीनों अपने यूपी पुलिस से कहलवाता रहा कि उसकी हत्या नहीं हुई है, वो कहीं भाग गया है। लेकिन चूंकि पत्रकार का मामला था, मीडिया का मामला था, काफी दबाव पड़ा, तो वो केस जो है यूपी पुलिस से संभला नहीं। तो उस केस को शांत करने के लिए ये अखिलेश महोदय खुद मुख्यमंत्री की क्षमता में खुद उस पत्रकार के घर गए जिसकी हत्या हुई थी। उस परिवार को 30 लाख रुपए के चेक का 30 लाख रुपए के चेक का रिश्वत दिया, और फिर उसके परिवार से एक सरकारी नौकरी का वादा का भी वो रिश्वत दिया, और फिर उस परिवार से मैंने वक्तव्य दिलवाया कि हमको समाजवादी पार्टी की सरकार पर पूरा विश्वास है, और हमको यूपी पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है, और हमको किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है। ये 2 वक्तव्य दिलवाया उस परिवार से, यानी ये रिश्वत देने के बाद 30 लाख रुपया और एक आदमी को उस परिवार से नौकरी का वादा। तो ये वक्तव्य दिलवाया उससे कि हमको समाजवादी पार्टी की सरकार पर विश्वास है, और हमको यूपी पुलिस की जांच पर भी भरोसा है, और हमको किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है। तब इसके बाद अखिलेश बोल रहा है वहीं पर कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे महोदय, जब आप पूरा केस ही जब खा गए, तो इस तरह के बोलने का क्या मतलब है? तो बहुत झूठ बोलता है वो। और भी जो हमारे प्रदेश के लिए अभिशाप है, गुंडागर्दी, दादागिरी, माफियागिरी, धन उगाही, और संपत्तियों पे, चाहे प्लाट हो, चाहे मकान हो, चाहे कोई भी हो, उस पर अवैध कब्जा, फर्जी जो है बनामा, तमाम तरह के शिक्षा, और ये बातें बताई गई हैं, लेकिन ये बार बार बताना जरूरी है। शिक्षा जो हमारी शिक्षा जो होती है, हमारे किसी भी समाज की बुनियाद होती है, उसी की पूरी जड़ खोद देना। नकल से भाई पूरी काबिलियत हमारे बच्चों की वो नष्ट होती है। तो नकल का पूरा साम्राज्य ये स्थापित करती है ये। और फिर फर्जी टीचर, फर्जी डिग्री, और इसके अलावा जो है और भर्ती करना हुआ तो किसी माने वो हालांकि लोग कहते हैं किसी जात विशेष वो जात विशेष में भी जो है लोग बताते हैं कि नहीं सब मेरे आने, बल्कि वो जो इटावा वगैरह के आसपास है उन्हीं को भला करते हैं। लेकिन उसने माने पूरे समाज में, पूरे सिस्टम में, पूरे शासन में जातिगत वाली बात नीचे से लेकर ऊपर वो आज फिर से वोट मांग रहा है। क्या कर रहा है कि नौकरी जो है रोजगार, उसने रोजगार के लिए क्या किया है?
हमारे प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहन उससे पूछे हैं कि उसने रोजगार के लिए क्या किया है अपने शासनकाल में। सिर्फ रोजगार के नाम पर बेरोजगारी भत्ता दिया, और वो भी भत्ता कभी मिलता था कभी नहीं, वो भी 1000 रुपया या 1500 रुपया। तो इसके बाद जो है, और उसी के जमाने में जो है बसों का किराया तिगुना चौगुना किया गया, और जबकि ट्रेन के किराए की अपेक्षा में वो तिगुना चौगुना। जब अब सभी लोग जानते हैं कि भाई जो ट्रेन में सुविधाएं होती हैं, जो प्लेटफॉर्म पर जो सुविधाएं होती हैं, उसकी तुलना में बस में या रोडवेज के स्टेशनों पर कोई सुविधा नहीं। ट्रेन अपना जो ट्रैक है खुद मेंटेन करती है, लेकिन रोडवेज को यानी वो रोड यानी मेंटेन नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी उसका किराया वो तिगुना चौगुना। यही किए थे अखिलेश महोदय के शासन में। तो वो अपने को समाजवाद कहते हैं। तो इतना दुख देने वाला वो जो सिर्फ समाजवाद का एक आवरण वो लगाया हुआ है, और झूठ बोलने वाला। तो योगी महोदय देखिए, लोग कहते हैं कि भाई अब जैसे मैंने बताया कि मोदी महोदय सारे देश के दुश्मनों को, देश विरोधी ताकतों को, उनको समाप्त करने के बजाय उनको पालना, ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। तो ऐसे आदमी और इसीलिए भारतीय जनता दल ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मोदी महोदय के हाथों में हमारे मुल्क जो है आंतरिक रूप से सुरक्षित नहीं है। तो योगी महोदय के भी विषय में बात कर लें। ये दिखावे के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का आपस में विरोध दिखता है। ये दोनों मिले हुए हैं। हमारी आवाम जो है इस मुगालते में न रहे। योगी जी के शासनकाल में करीब 4 साल के आसपास ये समाजवादी पार्टी पूरी मर चुकी थी, कोई जान नहीं थी, और कई समाजवादियों का कहीं भी अता पता नहीं था। योगी महोदय पंचायत चुनाव और जिस चुनाव के करवाने के कारण जो है हजारों जो है उत्तर प्रदेश के हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई। तो उनकी लाशों पर भी ये योगी महोदय ने इसी समाजवादी पार्टी जो कि मर चुकी थी, उन्होंने अमृत दान दिया, जीवन दान दिया। और वही समाजवादी पार्टी अब चौड़ा होकर के करे कि हम 4 सीटों से उसी योगी को हराएंगे। लेकिन ये तो छल है, झूठ बोलने का है। और हमारे आदरणीय जो उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहन ये थोड़ा सा समझ लें कि भारतीय जनता दल का जो ये अभियान चल रहा है भारतीय एकता का और भारतीयता आधारित एकता या भारतीयता आधारित भाईचारा का, तो जैसा कि कुछ खबर है कि यदि ये योगी जी की सरकार आती है तो शायद नैतिक रूप से जो है वो रोकने में अक्षम हो, क्योंकि जो कि नैतिक बल तो है ही नहीं। भारतीय जनता दल सिर्फ देशभक्ति की बात करता है, मुल्क की बात करता है और आवाम की बात करता है। इसके उधर वो बात करता ही नहीं है। तो इसका जो है नैतिक वो नैतिक साहस, नैतिक बल नहीं है, नैतिकता नहीं है कि इसका सामना कर सके। तो माने जो अपराधी जो सोचते हैं कि भाई कैसे निपटाया जाए, तो निपटाने में शायद योगी सरकार अपने को अक्षम पाती हो, लेकिन जो समाजवादी पार्टी में तो तमाम गुंडे हैं, माफिया लोग हैं। यदि वो सत्ता में आते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से यानी इस तरह के निपटाने वाला जो है हथकंडा अपना सकते हैं। तो खैर भारतीय जनता दल की इससे कोई डर नहीं है कि यदि वो सरकार में आ जाएंगे तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये अपने अभियान को जारी रखेगा
और आवाम हमारी जब जागरूक हो जाएगी तो कितने अखिलेश वगैरह जो है इसमें उड़ जाएंगे, ठीक है ना। बस 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 यही बस जागरूक हो जाए बस। तो हाँ, लेकिन जो 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 इन सबों की योजना है, यानी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक गठजोड़ की योजना है कि क्यों न सत्ता जो है अखिलेश को दे दी जाए, जो कि भारतीय आवाम ताकत दल और मुझे जो है जो निपटाने में अपने गुंडों के द्वारा, अपने अपराधियों के द्वारा वो उसको आसानी होगी और इससे यानी सभी पार्टियां बच जाएंगी। वो भारतीय जनता पार्टी भी बच जाएगी, वो कांग्रेस भी बच जाएगी, जेएनपीसी भी बच जाएगी। इस तरह की चर्चाएं जो है वो यानी वो चल रही हैं कि जिस भारतीय आवाम ताकत दल से नैतिक रूप से सामना करने की ताकत जो है इनमें नहीं रह गई है, तो बस इनको निपटाने का अर्थ भी आप लोग समझ गए होंगे। तो उस निपटाने में चूंकि समाजवादी पार्टी तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा गुंडों, माफियों और अपराधियों का एक गिरोह है, तो वो निपटाने वाला धंधा बड़े आसानी से वो कर सकता है। तो यदि उसको सत्ता दिला दी जाए तो वो जो है हमको या मेरी पार्टी को बड़े आराम से जो है वो जो उनकी रीत कुरीति है, यानी गुंडा माफियाओं के द्वारा निपटाने की, वो कर सकते हैं। तो इस आधार पर जो है बीजेपी और कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई कि ये सत्ता इसको दिला दी जाए, तो कम से कम भारतीय आवाम ताकत दल का ये भारतीयता का जो प्रचार है, भारतीयता और भारतीयता आधारित जो भाईचारा है, जो है जिसका अभियान जो है वो ये भारतीय आवाम ताकत दल कर रहा है, जिससे उनको खतरा लग रहा है सभी पार्टियों को, तो ये काम जो है वो समाजवादी पार्टी कर सकती है। और इसके विषय में उसका जो अनुराग भदौरिया है वो धमकी देना शुरू कर दिया है कि बस हमको सत्ता में आने दीजिए, मैं तुम्हें देख लेता हूं। वो दे चुका है, हालांकि वो सामने आने पर वो झूठ भी बोल देगा और पलट भी जाएगा कि कहां मैंने बोला था। तो इस तरह की बात, तो ये दोनों मिले हुए हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी वाले हमारे देश के दुश्मन हैं, हमारे जो है वो उत्तर प्रदेश आवाम के दुश्मन है। ये हर वक्त जो है एकता को तोड़ने के लिए, भारतीय एकता को तोड़ने के लिए, भारतीय समरसता को तोड़ने के लिए, भारतीय भाईचारा को तोड़ने के लिए ये सभी जो दल है एक साथ है और आपको तोड़ करके कमजोर से कमजोर बना करके और फिर आपकी बुद्धि हरने के लिए झूठ और अफवाह के द्वारा, और फिर आपको बुरी आदतें, मुफ्त बिजली की, पानी की और वो स्कूटी की, लैपटॉप की, ये बुरी आदतें डाल करके आपको चारित्रिक रूप से कमजोर करके आपका वोट छीनने की इनकी साजिश है। तो इनको ठीक से पहचानिए। इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि सबका निपटारा करना है, सारी पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी का भी, समाजवादी पार्टी का भी, बहुजन समाज पार्टी का भी, और जो जेएनपीसी और कांग्रेस का भी। ईवीएम मशीन पर शून्य करिए उनको और नोटा दबाइए। नोटा का प्रतिशत 80 और 90 से ऊपर आप ले जाइए। नोटा का प्रतिशत 80 या 90 के ऊपर ले जाने की वजह है ये चुनाव आयोग भी तिकड़म करता है। ये सुनने में आया है कि कई जगह से जो कि नोटा के बाद में यानी 2-3 इलेक्शन ये पीछे से भी मैं कह रहा था, वहाँ की रिपोर्टिंग मिली है कि हमने तो दबाया था नोटा का, और जो है वो काफी कम या वो शून्य दिखाता है। तो यदि तिकड़म करे भी तो मान लीजिए 10% या अधिक से अधिक 15% को ये जो तिकड़म से प्रभावित कर सकते हैं। अभी तो कोई जोर भी नहीं मेरा जो चुनाव आयोग को
गलत साबित करने का, लेकिन आवाम के पास जोर है और ये मौका भी है। तो इसलिए यदि वो प्रतिशत 80 और 90 के ऊपर रहेगा तो कुछ तिकड़म यदि चुनाव आयोग से होगा भी वो नोटा को दबाने का, तो वो तिकड़म जो है वो कामयाब नहीं होगा और और जो है नोटा के पक्ष में दिया गया वोट जो है वो दब नहीं सकता। तो इसीलिए आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, सभी आदरणीय भारतीय आवाम से ये विनम्र विनती है कि आप सिर्फ नोटा दबाइए। यहीं से जो है सारे कष्टों के निवारण का रास्ता यहीं से शुरू होगा, यहीं से खुलेगा। तो ये अपने कल जो है ऐसा सुनने में आया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है, जो है वो जो ये चुनाव की घोषणा किया है चुनाव आयोग, उसको रोकने की, उसको टालने की, यानी कोरोना महामारी को देखते हुए। इसके विषय में तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी सलाह तो दी थी कि जान है तो जहान है, लोगों की जान बचाओ। लेकिन इस पर भी वो ये चुनाव आयोग उनकी चुनाव आयोग ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सलाह को माना नहीं और अपनी हैकड़ी दिखा दी, अपनी जिद दिखा दी, और पता नहीं किस बुद्धि के दबाव में। तो अब ये मामला जो है अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा है और सुनने में आया है कि कल ही उसकी जो है सुनवाई है। देखिए, पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें कि वो पश्चिम बंगाल वगैरह भी था, पश्चिम बंगाल के चुनाव में इसी तरह का कि कोरोना की बात थी और ये चुनाव आयोग दम भरता रहा, लेकिन वो कोरोना का संक्रमण हुआ और ये बीजेपी इत्यादि पार्टियां झूठ बोलती रही, लेकिन संक्रमण फैला और हमारे हजारों भारतीय भाई बहनों की जानें गई। यह देश ने देखा और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अपना कंधा झाड़ा। इस तरह से क्रोध प्रकट करके सिर्फ कंधा झाड़ने से नहीं होगा। जब तक इन समूह को दंड नहीं मिलेगा तब तक ये अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगे। तो यदि मद्रास उच्च न्यायालय ने यदि सिर्फ मुंह से वो बोल दिया कि क्यों न चुनाव आयोग पर वो हत्या का मुकदमा चलाया जाए, सिर्फ कहने से नहीं होगा। यदि वो हत्या का मुकदमा चल गया होता, कुछ लोगों को फांसी हो गई होती, तो हमारे इस कोरोना अवधि में हमारे काफी भारतीय भाई बहनों की जान जो है बच गई होती। इस कदर के कार्रवाई की आवश्यकता है इस देश को। ये सब जो तत्व जो है, भले वो संवैधानिक संस्थान बैठे हो, कहां बैठे हो, उनकी वही यानी जरा भी वो परवाह नहीं है। उनकी आंखों के सामने हजारों भारतीय भाई बहनों की जान गई, लेकिन उससे कुछ भी जो है चुनाव आयोग ने सीखा नहीं और फिर अपनी वो हैकड़ी दिखा दी। और इसीलिए ख्याल आता है, याद आता है कि यदि वास्तविक रूप से यदि वो मद्रास उच्च न्यायालय यदि चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा चलाता, 2-1 लोगों को फांसी होती, तो आज इसकी नौबत नहीं आती दोबारा कि हमारे भारतीय भाई बहनों की जान जाए। तो खैर, अब ये मामला जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा है और हमारी तो विनम्र दरख्वास्त है जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि आप हमेशा से ये कहते आए हैं कि ह्यूमन लाइफ्स, मानव का जीवन जो है बहुत प्रीशियस है, बहुत बेशकीमती है, और वाकई में है भी। और इसी तथ्य का आप जो है बहुत
को अप्रिशिएट करते हैं कि मानव जीवन या हमारे भारतीय भाई बहनों का जीवन बेशकीमती है, प्रीसियस है। तो ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो 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 कि हमेशा आप जो है वो बोलते रहते हैं। और दूसरा जो है कि आप ये भी कहते रहते हैं कि हमारे भारतीय समाज में के विभिन्न हमारे भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो व्यवहार का स्तर है वो उसमें लाख गिरावट के बावजूद भी लोगों का अभी भी भरोसा न्यायपालिका और विशेष करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय गण पर है। तो यही दरख्वास्त है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। तो यही दरख्वास्त है अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि लोगों का भरोसा है कि आप हमारे भारतीय भाई बहनों की कीमती जीवन को बचाने के लिए आप आगे आएंगे। और ये जो चुनाव आयोग ने लोगों की जान लेने वाला हमारे भारतीय भाई बहनों को मौत के मुंह में झोंकने वाला ये जो चुनाव थोपा है उसको मैंने अपने भारतीय भाई बहनों के अमूल्य जीवन को बचाने के लिए आप आगे आएंगे और वैसे आदेश जो है वो पारित करेंगे और इस तरह का निर्देश अवश्य देंगे कि जब इस कोरोना का खतरा खत्म हो जाए तब आप जो है सुरक्षित रूप से चुनाव आप करवाइए। तो हमको और इस देश को और जिस पर आप कहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करते हैं, वही लोग कह रहे हैं कि लोगों को भरोसा है कि इस तरह का आदेश आप जो है जरूर पास करेंगे। लोगों को भरोसा है और यही विनती है कि आप इस भरोसे को तोड़ने मत दीजिए। यही मौका है, यही जो है एक जो है वो अपने इस विश्वास को विंडिकेट करने का और साबित करने का अच्छा मौका है। और मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मौके को गवाएगा नहीं। तो और ये विनती दरखास्त जो है इसी भावना से की जा रही है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के अमूल्य जीवन को आप बचाइए और स्पष्ट और अपने स्पष्ट आदेशों और निर्देशों के द्वारा जो है चुनाव उस समय करवाने का निर्देश दीजिए कि जिसमें इसका खतरा लगभग वो समाप्त हो। इसलिए कि लोग रहेंगे, देश रहेगा, बहुत कुछ होगा हैं और चुनाव भी होगा। और ये भी जान लीजिए, ये मोटी बात जो है मेरी दरख्वास्त है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि ये पूरी व्यवस्था जो है चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग, ये सब इस अपनी आदरणीय भारतीय आवाम के लिए है। ये इतनी बेसिक बात को भी आप जो है अप्रिशिएट करेंगे और उचित आदेश, उचित निर्देश आप पारित करेंगे कि कम से कम लोगों की जान जो है लोगों की जान न ली जाए। तो अब जो है ये मोदी महोदय हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अभी पाखंड दिखा रहे हैं, तमगा लुट रहे हैं, दो ही काम कर रहे हैं। यही तो इनका देश विरोधी और गद्दारी का यही है। जिनको सम्मान दिया चाहिए उस पर पाखंड करते हैं। देखिए, इन्होंने सरदार पटेल पर मूर्ति बनवाई, इतनी ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची। उससे भी बड़ी मूर्ति जो है, विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति हमारे परम आदरणीय
राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बननी चाहिए मोदी जी, जानिए। तब जाकर के इसको कहते हैं सम्मान देना। दिखावा मत करिए, पाखंड मत करिए। आपने छोटा सा जो है यानी होलोग्राम रख दिया, होलोग्राम वाली जो है मूर्ति रख दिया, और वो सल्यूट कर रहे हैं जो है माने हमारे जो मारे गए या जो शहीद हुए हमारे भारतीय सैनिक इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन उसी में एक जॉर्ज पंचम भी है। तो जॉर्ज पंचम को भी हमारे इतने बड़े राष्ट्र महानायक से सल्यूट आप करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गद्दारी भी है, और अपने इतनी बड़ी शख्सियत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बिल्कुल सीधा उनका अपमान है। ये मत करिए। यदि आपको करना ही है तो उनके जन्मदिन 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की व्यवस्था करिए। वो जो कलंक है 2 अक्टूबर का, ये मोहनदास करमचंद गांधी कलंक है। और इतना आप जान लीजिए, धीरे धीरे समझ रहा है। तमाम इस तरह की अब बातें देखिए, जब से भारतीय जनता दल इस यानी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और इत्यादि और भी गद्दार हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सबसे खतरनाक किस्म के गद्दार हैं इस देश के। तो जब से विशेष करके ये 2 गद्दार जो है जो कि पूरा छाए हुए हैं, मानसिक रूप से उसे ग्रसे हुए हैं, तो उनकी असलियत जो है जब ये बताना शुरू किया तो आवाजें उठ रही हैं। कुछ इतिहासकार सामने आ रहे हैं। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक कहे हैं कि भाई जब सुभाष चंद्र बोस को मौका मिला था, जबकि वो कांग्रेस अध्यक्ष थे, तो क्यों नहीं यानी इन दोनों गद्दारों को किनारे लगा दिया। बात सही है, लेकिन वो बेचारे अकेले थे ना, तो थोड़ा संभव नहीं हुआ। और देखे थे कि जितना जोर लगाएंगे इनको सुधारने का, बाहर से उन्होंने, जबकि इसी अंग्रेजों के दुश्मन जर्मनी था, इसी अंग्रेजों का दुश्मन जो जापान भी था, वो संगठित करके तब इनको घेरते, और सफलता मिल भी गई थी। आजाद हिंद फौज जो है रंगून से जीतते हुए, अंग्रेजी सेना को हराते हुए वो कोहिमा तक आ गए थे। लेकिन बाजी तब पलटी कि जब ये वो अमेरिका ने जो है वो नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा दिया, ये जो है वो जापान सरेंडर कर गया। तभी से यानी वो जो है यानी परिदृश्य बदल गया। लेकिन आजाद हिंद फौज जो है अंग्रेजी सेना पर भारी थी, और वो आजाद भी कर भी लेती। तो उन्होंने सोचा कि भाई इन गद्दारों को सुधारने के बजाय हम जो एक अच्छी फौज बनाए। तो ये आवाजें उठ रही हैं कि इन दोनों गद्दारों को उसी समय समाप्त कर दिया गया होता तो देश को जो ये भुगत रहा है, कम से कम जो है हमारे देश का विभाजन हुआ, 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों के कीमती जीवन का बलिदान हुआ, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े, तमाम इस तरह से जो है तो नहीं हुआ था। और कम से कम जब नेहरू आया तो उसने वो जो है लद्दाख का जो है वो अक्साई चीन वाला हिस्सा वो 42,000 वर्ग मील जो कि अपने दुश्मन चीन को दे दिया। ये ना होता, तिब्बत जो है भारत में, तिब्बत भारत का होता, जो कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो है तिब्बत को थमा दिया अपने दुश्मन चीन को। नेपाल भी भारत का होता, ये बर्मा भी भारत का होता। तो ये सारी गद्दारियां न होती, तो इसलिए न होती, इसलिए वो इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि यानी इन दोनों गद्दारों की समाप्ति सफाया जो है जरूरी था। तो मोदी महोदय, आप इन दोनों गद्दारों को क्यों छिपा रहे हैं? यही तो आपकी गद्दारी है।
और सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो है बिल्कुल दिखावा, पाखंडी और एक कृत्रिम किस्म का, एक जिसको अपने किसी और भाषा में बोलते हैं फर्ज, जो है फर्ज अदायगी। और भाषण क्या दे रहे हैं कि हमारे तमाम जो है यानी वीर सपूतों का और तमाम क्रांतिकारियों का अपमान जो हुआ है वो वापस होगा। ऐसे ही जो है आप जो है वापस आप करेंगे, इन देश के गद्दारों को बचाएंगे और दिखावे के रूप में जो है एक जो है छोटी सी मूर्ति लगा देंगे इंडिया गेट पर, जो कि जॉर्ज पंचम को भी सलाम करती है। बताइए कितना बड़ा अपमान। तो मोदी महोदय ये कुछ करना ही है तो सरदार पटेल से भी ऊंची, विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा जो है बनवाइए। जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, जो संसद भवन बन रहा है, वहां पर भी सेंट्रल हॉल में उसके जो है उनकी ऊंची वो प्रतिमा बनवाइए। और हमारे भारतीय नोटों पर, करेंसीज पर जो उस कलंक मोहनदास करमचंद गांधी की फोटो है, वहां से हटा करके अपने परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगवाई हमारे करेंसीज पर, हमारी नोटों पर। और 2 अक्टूबर जो उस कलंक का जो दिवस है 2 अक्टूबर, जिसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये मनाती आ रही है ये गद्दार जेएनपीसी, तो उस कलंक को हटाइए। 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस, उसका स्थान पर 23 जनवरी को ही राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करिए। और जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत की स्थापना की थी 21 अक्टूबर 1943 को, तो 15 अगस्त को हटा करके 21 अक्टूबर को ही हमारी आजादी के दिवस मनाने की व्यवस्था करिए। ये करिए ना। और इस पूरे देश में जहां जहां नेहरू गांधी, इंदिरा और राजीव का नाम है, इन सारे गद्दारों का नाम खुरच करके देशभक्तों, इन सभी का नाम खुरच करके देशभक्तों का नाम, हमारे जो है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद हैं, शहीद आजम भगत सिंह हैं, अमर शहीद अशफाकुल्ला हैं, हमारे अमर शहीद जो है खुदीराम बोस हैं, हमारे अमर शहीद जो है सुब्रमण्यम भारती हैं। इन सब के नाम जो है वहां करिए, तब कुछ वो सम्मान होगा। इन गद्दारों को आप पालेंगे भी और नाम मात्र को जो है थोड़ा बहुत करके जो है तमगा अब लुटेंगे। यही गद्दारी है बीजेपी वालों की और जो है इस मोदी महोदय की देश के खिलाफ, कि गद्दारों को पालना, उनको सर पर रखना और इनको नाम मात्र का, वो भी अपमान ढंग से। तो ऐसे संगठन से, ऐसे लोगों से इस देश को निजात चाहिए। वैसे भी यह दूसरी आजादी की क्रांति का समय है और हमारे आदरणीय जो है हमारे आदरणीय शहीद आजम भगत सिंह का आदेश है कि इन सारे काले अंग्रेजों को जो कि शुरू होते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जीएनपीसी माने कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल और जो छुटभैया जो पैदा हुआ है ये आम आदमी पार्टी, ये तो गद्दारी में बहुत आगे है। तो हमारे सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहनों से ये विशेष आग्रह विनती है कि उत्तर प्रदेश में भी यदि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय यदि ये कैंसिल नहीं कर पाता है, नहीं करता है और चुनाव होते ही हैं, तो हमारे सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, पंजाब के, गोवा के, मणिपुर के भारतीयता के आधार पर एक होकर के ईवीएम मशीन पर नोटा दबा करके इनको नष्ट में नाबूद करिए और नोटा का प्रतिशत 80 से 90 ऊपर ले जाएंगे। तब जाकर के हमारे
हमारे आदरणीय भारतीय अवाम का इन ताकतों से निजात का छुटकारे का एक रास्ता बनेगा। हमारे मुल्क को भी, हमारे प्यारे मुल्क भारतवर्ष को भी इन देश विरोधी ताकतों से निजात मिलने का एक रास्ता बन सकता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।